Good evening, class. So today we start with the classification of the immunological preparations. So आपके बुक्स में क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है. सबके पास बुक है बेटा? Yes, ma'am. आप लोग बुक ले लीजिए. बुक में आप पेज नंबर 293 ओपन कर लीजिए. Okay, so in classification of immunological product, it is classified as फर्स्ट जो है प्रिपरेशंस दैट प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो बॉडी में जाने के बाद एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है. उसके अंदर जो जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. वैक्सीन्स कंटेनिंग लिविंग बैक्टीरिया, ऐसी वैक्सीन जो लिविंग बैक्टीरियाज को कंटेन किए रहती हैं. फॉर एग्जांपल बीसीजी, ठीक है, जो बीसीजी की वैक्सीन्स होती हैं, ये जो वैक्सीन्स होती हैं दैट कंटेन लिविंग बैक्टीरिया. ठीक है, लिविंग बैक्टीरिया मींस जो बैक्टीरिया होता है वो लिविंग स्टेट में होता है, बट इट डज नॉट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू इंड्यूस एनी इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सेकेंड इज द वैक्सीन कंटेनिंग डेड बैक्टीरिया. वैक्सीन कंटेनिंग डेड बैक्टीरिया मीन्स हो गया है ऐसा वैक्सीन जो बैक्टीरिया तो कंटेन किए बट वो डेड है. बस मतलब डेड का मीन्स है कि वो उसमें बस इतनी क्षमता बची है कि वो एंटीजन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है लेकिन कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल आते हैं कॉलरा, प्लेग वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन. ठीक है. थर्ड है इसमें वैक्सीन कंटेनिंग किल्ड रिक्टेसिया. जो रिक्टेसिया होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफस. ठीक है. तो जो वैक्सीन्स होती हैं, जो टाइफस वैक्सीन्स के लिए जो यूज किया जाता है वो किल्ड डिप्टेसिया को यूज किया जाता है. ठीक है. फोर्थ है वैक्सीन्स कंटेनिंग लिविंग वायरस, मतलब ऐसी वैक्सीन जो वायरस को लिविंग स्टेट में कंटेन किए हुए. एग्जाम्पल है मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो वैक्सीन्स. ठीक है. लास्ट इसमें आता है जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं वैक्सीन कंटेन टॉक्साइड, मतलब ऐसी वैक्सीन जो टॉक्साइड को कंटेन किए हुए. टॉक्साइड मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जो टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को कंटेन की हुई है बट उनका जो इन्फेक्शियस कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है. वो सिर्फ एज अ एंटीजन की तरह काम कर रही है टू प्रोड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है. तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं डिप्थेरिया, टिटनस, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं. ठीक है. तो इन डिजीज के लिए ये इस तरीके की वैक्सीन को यूज किया जाता है. ठीक है. पहला पॉइंट क्लियर हो गया है. ओके. सो क्लासिफिकेशन में जो सेकंड है डायग्नोस्टिक प्रिपरेशंस दैट कंटेन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स and used for the chick test and tuberculin test. Third, preparations containing antibodies. It is used to produce the passive immunity. ठीक है. तो अगर इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन आएगा तब आपको जो चार्ट मैंने बताया था नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये दिखाई पड़ रहे हैं? दिख रहे हैं सबको? Yes, ma'am. ये आपको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसके बारे में. ठीक है. लेकिन अगर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस, तो जो अभी बताया है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर एक्टिव इम्यूनिटी, फॉर पैसिव इम्यूनिटी एंड फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट, ये आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. सो स्टार्ट करते हैं विथ एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन. वैक्सीन दैट प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी इन दी बॉडी. ठीक है. तो इन वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ. पर्टिकुलर डिजीज को लेके स्टेप्स मेंशन नहीं कर रही हूँ. ठीक है. तो एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो वैक्सीन होती हैं उन्हें जो प्रिपेयर करने के जो स्टेप्स हैं दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एनिमल. हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, एनिमल को सिलेक्ट करते हैं. मेनली जो एनिमल सिलेक्ट किए जाते हैं शीप है, काफ्स हैं, इनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और क्या किया जाता है, कैप्ट इन अ क्वारंटीन फॉर अ 10 to 14 days. ठीक है. उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, मतलब एक जगह पे रख दिया जाता है 10 से 14 दिन के लिए फॉर ऑब्जर्वेशन. तो इस फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब है, एनिमल आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको आपने 10 से 14 दिन के लिए एक जगह पे रख दिया है. ठीक है. तो क्या ऑब्जर्व करें कि जो भी आपने एनिमल सिलेक्ट किए हैं उनमें कोई और डिजीज तो क्रिएट नहीं हो रही है या किसी टाइप के इन्फेक्शन या डिजीज तो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है. सेकेंड स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ
सेक्रिफिकेशन, ठीक है। तो सेक्रिफिकेशन स्टेप में क्या करते हैं, इसके पहले क्या करते हैं, जिस भी एनिमल को सेक्रीफाई करना है, मतलब 10 से 14 दिन के बाद आपने देख लिया एनिमल में कोई भी डिजीज नहीं आ रही है, देन क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के लिए उसे प्रोसीड करेंगे, एनिमल को क्या करेंगे, वॉश करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्केरिफिकेशन एंड इनोकुलेशन, ठीक है। तो स्केरिफिकेशन मीन्स होता है जो एनिमल है उसको पहले आप ए सेप्टिक एरिया में ले जाओगे, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। तो ए सेप्टिक रूम में ले जाने के बाद पर्टिकुलर सब्जेक्टेड एनिमल के ऊपर क्या करा जाएगा, स्क्रैच बनाया जाएगा। स्क्रैच बनाने का मतलब होता है वो जगह जहां से आप सैंपल को विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जहां से आपको सैंपल को विड्रॉ करना है उस एनिमल पे, उस जगह को क्या करोगे, आप मार्क करोगे या स्क्रैच बना दोगे। इस स्टेप को हम कहते हैं स्केरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्कार बना देते हो, स्क्रैच बना देते हो पर्टिकुलर एनिमल पे कि यहाँ से आपको विड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करेंगे, उस जहाँ पे आपने स्क्रैच बनाया है उस पर्टिकुलर एनिमल की स्किन पे, वहां पे क्या करोगे, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी लेंगे, सॉरी स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे वायरस की, बैक्टीरिया की, और जहां पे स्क्रैच बनाए वहां पे आप क्या करोगे, रब करोगे या अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फोर्थ स्टेप है इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, ठीक है। तो इंक्यूबेशन मीन्स हो गया आपने पर्टिकुलर एनिमल को जिसके ऊपर आपने वायरस को सब रब किया है या अप्लाई किया है, उसे क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे फॉर 4 to 5 डेज के लिए, ठीक है। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करेंगे, जहां पे आपने वायरस को लेबल किया था या अप्लाई किया था उस जगह से आप क्या करोगे, सैंपल विड्रॉ करोगे, ठीक है। सैंपल विड्रॉ करने के बाद, बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। सिक्स स्टेप आता है, सैंपल आपने विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ करने के बाद अब जो सैंपल है उसका आप क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन करा जाता है इसलिए ताकि जो सैंपल आपने विड्रॉ किया उसमें कोई इम्प्योरिटी ना रहे, ठीक है। तो सैंपल विड्रॉ करने के बाद देन जो सिक्स्थ स्टेप है दैट इज द प्यूरिफिकेशन। So for the purification of the content that is withdraw from the animal skin, क्या करेंगे, पर्टिकुलर सैंपल को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे विथ बैक्टीरिसाइड के साथ, ठीक है, या कोई प्रिजर्वेटिव के साथ आप ट्रीट करोगे। तो जब आप किसी भी प्रिजर्वेटिव या बैक्टीरिसाइड के साथ ट्रीट करोगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होंगे, अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, या उस पर्टिकुलर सैंपल में कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्यूरिफिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, जो सैंपल है उसे आप स्टोर करोगे एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन आफ्टर स्टोरेशन उसका क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। फिलिंग ऑफ द कंटेंट इज डन इन द स्टेराइल सिंगल डोज कंटेनर में, फिर क्या करेंगे, उसे हम फिल्ड करेंगे या पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। सो देयर आर 7 steps that are involved in the preparation of vaccines that produce active immunity in the human being, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। एक बार फिर से बताना पड़ेगा। यस मैम। चलिए पहले हम बता रहे हैं जो क्लासिफिकेशन था उसमें, जो अगर आप देखोगे तो ऐसी वैक्सीन जो बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है उनकी कैटेगरीज दी है, ठीक है। तो वो जो वैक्सीन है जो एक्टिव इम्यूनिटी कॉज करती हैं उन्हें बनाया कैसे जाता है वो तरीका मैंने आपको मेंशन किया था, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एनिमल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसे इंक्यूबेट करते हैं, सॉरी क्वारंटीन करते हैं फॉर 10 to 14 डेज के लिए। आफ्टर क्वारंटीन करने के बाद फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर एनिमल की अच्छे से वॉशिंग की जाएगी, उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा ताकि उसमें कोई गंदगी ना रहे। डिसइंफेक्टेंट करने के बाद उस पूरी जगह से तो आप ब्लड सैंपल नहीं लगा सकते हो, आप पर्टिकुलर एनिमल के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही आप विड्रॉ करेंगे सैंपल को। तो सैंपल विड्रॉ करने के लिए आप पर्टिकुलर एरिया पे क्या बनाओगे, स्कार बनाओगे या मार्क बनाओगे कि हमने यहाँ से सैंपल लिया है या लेना है, ठीक है। सैंपल जहां से जब आपने स्कार बना लिया है अब उस एरिया को फिर से क्या करोगे, डिसइंफेक्टेंट करोगे। फिर क्या करोगे, उस एरिया में अब आप क्या करोगे,
जो भी आपको वैक्सीन बनानी है, जिस भी बैक्टीरिया या पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो वैक्सीन बनानी है, उससे रिलेटेड बैक्टीरिया को आप क्या करोगे, उस एरिया पे रब करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलरा की वैक्सीन बनानी है, तो कॉलरा किससे कॉज होता है, कॉलरा विब्रियो से। तो कॉलरा विब्रियो के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे, और जहां पे आपने स्किन पे मार्क किया एनिमल के, वहां पे क्या करोगे, उससे वहां पे अप्लाई करोगे या रब कर दोगे। ठीक है, रब करने के बाद फिर एनिमल को इंक्यूबेट कर दिया जाएगा, मतलब एक जगह पे रख दिया जाएगा फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, इंक्यूबेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसका वहां से जहां पे आपने जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्लाई किया था, वहां से क्या करोगे, सैंपल को विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या हो रहा है, आपने एनिमल की सरफेस पे क्या किया है, विब्रियो कॉलरा कॉलरी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्लाई किया है, जो एक एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने कॉलरा से जो माइक्रो रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जैसे ही उसकी स्किन पे अप्लाई किया, उसकी बॉडी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू कर दी है। अब ये जो एंटीबॉडी है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, उस पर्टिकुलर एनिमल के ब्लड में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वहां से सैंपल विड्रॉ करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल का फिर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, ताकि जो हमें एंटीबॉडी चाहिए वो एकदम प्यूरिफाई हो, उसमें और अदर कोई भी सब्सटेंसेस या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो। तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ब्लड सैंपल आपने लिया है, जो एंटीबॉडी कंटेन किया हुआ है, अब इसे हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे विथ प्रिजर्वेटिव या बैक्टीरिसाइड के साथ। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करने के बाद जब आपका जो वैक्सीन है, जो पूरी तरीके से सैंपल, जो एंटीबॉडी कंटेनिंग जो सैंपल है, वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा, अब हम इसे कहेंगे वैक्सीन। अब इस वैक्सीन को आप क्या करोगे, पैक करोगे, किसमें करोगे, एक स्टेराइल सिंगल डोज कंटेनर्स में। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द वैक्सीन। क्लियर हो गया है? यस मैम। मैम, हाँ बेटा। जैसे मैम उसको कॉलरा हुआ ही नहीं रहेगा उसके ऊपर, तो भी सैंपल हमने इंजेक्ट कर दिया, हम्म। तो फिर मैम उसके अंदर कोई रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा, उसका मतलब जो भी जानवर है, एनिमल। बेटा, रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा है मतलब? मतलब मैम हम लोगों ने कॉलरा को उसको दे दिया, मैम आपने कहा ना कि एक एनिमल रखेंगे उसको 10 से 14 दिन तक उसको रखेंगे, देखेंगे उसके अंदर कुछ और तो नहीं रिएक्ट हो रहा, फिर मैम उसको साफ ऑफ करके फिर मैम देखिए, जहाँ पे अगर इंजेक्शन होगा। क्वारंटीन करने के बाद, या अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है, उसको कुछ और इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर आप उस एनिमल पे फर्दर स्टडीज करोगे कि ये कौन सी, किस रीजन की वजह से उस पे इन्फेक्शन आया है। ठीक है, यहाँ पे जो आप कर रहे हो, उसका मेन काम ये है कि जो विब्रियो कॉलरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉलरा कॉज कर रहा है, उसकी वजह से जो बॉडी उसे एंटीजन की तरह ट्रीट कर रही है, उसके अगेंस्ट में जो बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, अब उसे आप यूज कर रहे हो वैक्सीन में। यस मैम। ठीक मैम है, इसका लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप है क्या है, बैक्टीरियो फाइट करते क्या है, बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसे है ना, लास्ट क्या है लास्ट स्टेप इसका प्यूरिफिकेशन। नहीं मैम? हाँ, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन जो करते हैं वो किस तरह से, मतलब वो उसको एक बार और वो कर दीजिए। देखिए, जो सैंपल आपने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अब सैंपल में आप क्या करते हो, एक बार श्योरिटी करते हैं ना कि ये सामान आपका सही है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, आप कई बार सामान टच करते हैं कि ये सामान सही यस है कि मैम। नहीं है। उसी तरीके से जो सैंपल आपने विड्रॉ किया है, उसमें किसी तरीके की कोई इम्प्योरिटी ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे ट्रीट कर रहे हैं बैक्टीरिसाइड के साथ या कोई प्रिजर्वेटिव के साथ। मतलब कि अगर वो जो सैंपल आपने विड्रॉ किया है, उसमें कभी भी कोई भी इम्प्योरिटी ना है, ना ही कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, तभी तो हम उसे कहेंगे प्योरीफाई प्रोडक्ट है आपका। यस मैम। ठीक है, जब आपका ठीक प्रोडक्ट है। प्योरीफाई हो गया है, देन उनकी आप क्या करोगे, फिलिंग करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है मैम, क्लियर हो गया मैम। चलिए, नेक्स्ट है जो टॉक्साइड रिलेटेड जो वैक्सीन होती हैं, उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉक्साइड यूज करके जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जा रही है, उनकी प्रिपरेशन कैसे की जा रही है। मेनली जो टॉक्साइड्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। ठीक है,
तो एंडोटॉक्सिन आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर रहता है, वो तभी बाहर निकल के आता है जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, एक्सोटॉक्सिन्स को लेके टॉक्साइड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सोटॉक्सिन आपने लिया, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन को लेने के बाद अब जो एक्सोटॉक्सिन है, जो बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन है, उसे आप क्या कर रहे हैं, ट्रीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है, आप क्या करोगे, पर्टिकुलर बैक्टीरिया लोगे, ठीक है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रेन लोगे, उस स्ट्रेन को ग्रो करोगे। ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लिक्विड मीडियम चाहिए जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो पाए, ठीक है। ग्रो करने के बाद फिर क्या करेंगे, ग्रो करने के लिए उसे क्या करोगे, इंक्यूबेट करके रखोगे एक जगह, उसे सफिशिएंट टेम्परेचर और खाना दोगे, मीडियम दोगे, ताकि जो बैक्टीरिया का जिसका आपको टॉक्साइड बनाना है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। ग्रो, जब वो पर्टिकुलर ग्रो हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, वहां से टॉक्सिन्स को निकाल लिया जाएगा, मेनली एक्सोटॉक्सिन निकाल लिया जाएगा। टॉक्सिन को निकालने के बाद फिर उसे क्या किया जाएगा, फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू पास किया जाएगा। फिल्ट्रेशन मेथड, मैम ये एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन ये मतलब ये तो पता चल रहा है कि एंडो मीन्स अंदर की तरफ होगा जो टॉक्सिन, और एक्सो मीन्स बाहर, पर मैम इस बैक्टीरिया में किस तरह से करेंगे बेटा देखिए, जब कोई डिफरेंस? बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है तभी वो अपना आगे का काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग स्टेज वो क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स को रिड्यूस मतलब प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन मतलब हो गया उनके बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोइंग, ठीक है। तो दो यस तरीके मैम। के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एक एंडोटॉक्सिन, एक एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन मींस ऐसा टॉक्सिन जो सेल वॉल के अंदर रहता है, जो बैक्टीरिया अपने फर्दर फंक्शंस के लिए यूज करता है, ठीक है। यस मैम, क्लियर हो गया। एक्सोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल से निकाल के कहाँ पहुंचाता है, जिस भी ह्यूमन बीइंग में वो प्रेजेंट, उसकी ब्लड में, यस मैम। ठीक है। तो जैसे ही वो एक्सोटॉक्सिन आपकी ब्लड में पहुंचेगा, आपको इन्फेक्शन कॉज कर देगा, यस ठीक मैम। है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या यस करते मैम। हैं, यहाँ पे जो टॉक्साइड्स होते हैं उनके लिए बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जो उनके एक्सोटॉक्सिन्स है उनको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद अब उन्हें ट्रीट किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने के बाद अगेन उन्हें इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर क्या किया जाता है, उन्हें इंक्यूबेट किया जाता है 2 से 3 वीक के लिए, ठीक है। 2 से 3 वीक में करने के बाद फिर क्या करते हैं, जो टॉक्साइड है उनके प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 मेथड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है, जो भी आपको जिस भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का टॉक्साइड बनाना है, उस बैक्टीरिया को ग्रो करिए। फॉर देयर ग्रोथ क्या करेंगे, आप ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, मीडियम देंगे। जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, ग्रो करने के बाद बैक्टीरिया का स्ट्रेन लीजिए, उसमें से एक्सोटॉक्सिन को निकालिए। एक्सोटॉक्सिन को निकालने के बाद उस टॉक्सिन को फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको आप एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, या प्रिजर्वेटिव की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक्सिन को जब आप फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हो, ट्रीट करने के बाद देन उन्हें इंक्यूबेट किया जाता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 वीक्स के लिए, ठीक है। जब 2 से 3 वीक्स के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं, इंक्यूबेट इसीलिए किया जाता है ताकि जो आपका टॉक्साइड है उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसे रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर हमने टॉक्साइड की या टॉक्सिन जो रिलीज हुए हैं उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस नहीं किया, तो क्या होगा, वो जो टॉक्साइड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, बॉडी में जाने के बाद डिजीज को ट्रीट करने की जगह क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो जो टॉक्सिन्स है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। अब जो टॉक्सिन आपके निकल के आ रहे हैं आफ्टर इंक्यूबेटिंग, आफ्टर 2 to 3 वीक्स के बाद, देन उनको प्यूरिफाई किया जाता है बाय यूजिंग 3 मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन के टाइम पे जो टॉक्सिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल टॉक्साइड, ठीक है।
ये जो टॉक्साइड होता है ये पूरी तरीके से प्यूरिफाई होता है, जिसकी वजह से हम इसे डायरेक्टली पैकेजिंग के लिए नहीं दे सकते। तो इनके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, जो आपका फॉर्मल टॉक्साइड है उसको 3 तरीके से हम प्यूरिफाई करते हैं। पहला मेथड है, जो फॉर्मल टॉक्साइड है उसे ट्रीट करते हैं चारकोल के साथ। चारकोल क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं या कलरिंग मैटर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है, एब्जॉर्ब करती है, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जब वो चारकोल के साथ ट्रीट करने के बाद देन उन जो सॉल्यूशन है उसमें आप ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड या फिर कंसंट्रेटेड एलम को ऐड करते हो, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एलम को ऐड करने की वजह से क्या होता है, एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो आपके एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड होते हैं ये प्यूरिफाइड फॉर्म होते हैं फॉर्मल टॉक्साइड के, ठीक है, जिसे हम कहते हैं APT, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा पहला प्यूरिफिकेशन मेथड? यस मैम। ठीक है। सेकेंड प्यूरिफिकेशन मेथड है, जो फॉर्मल टॉक्साइड है, अब उसे आप क्या करोगे, आप उसे डायरेक्टली ऐड करोगे टू द हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड में इन सलाइन सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन इन सारी चीजों के मिक्सचर की वजह से जो भी टॉक्साइड है, फॉर्मल टॉक्साइड है, ये अनप्यूरिफाई से प्यूरिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मेथड है कि जो आपका फॉर्मल टॉक्साइड है उसको क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ एंटी टॉक्सिन के साथ मिक्स करेंगे, देन उसे सस्पेंड करेंगे इन अ सेलाइन सोल्यूशन। तो इसकी वजह से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट निकल के आता है उसे हम कहते हैं टॉक्साइड एंटी टॉक्सिन फ्लोक्यूल्स, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन के बाद आपके 3 तरीके से प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं APT, TAF और आपका थर्ड है आपका PTAP। ये 3 तरीके के प्रोडक्ट निकलते हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। प्रोसीजर आप लोग के कोर्स में नहीं है कि ये जो प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में नहीं दिया है, बस उन्होंने ऐड किया है कि कौन कौन सी मटेरियल्स को या कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया? मैम पहला APT, दूसरा मैम? पहला APT एलम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट ऑक्साइड, सेकेंड है Yes, ma'am. PTAP प्यूरिफाइड टॉक्साइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट, थर्ड है आपका ATAF टॉक्साइड एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल्स, ठीक है। ये 3 तरीके के आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम कैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को यूज करते हैं, बाय दिस मेथड हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन में देखते हैं कि जो पर्सन है वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए ससेप्टेबल है कि नहीं है। इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो पर्सन होता है उसके ऊपर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि जो पर्सन है वो पर्टिकुलर डिजीज के साथ उसकी बॉडी इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है कि जो पर्सन है उसमें उसे डिप्थेरिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो चेक करने के लिए क्या करोगे, उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करोगे, उसे डिप्थेरिया जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करोगे, उसके स्किन पे अप्लाई करोगे। अगर उसका जो पर्सन है, अगर उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं, डिप्थेरिया रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं, मतलब उसकी बॉडी डिप्थेरिया के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम उसका वीक है। अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब है जो पर्सन है वो पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में जो उसकी बॉडी है इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग है। क्लियर हो गया? डायग्नोसिस मींस डायग्नोस करने के लिए कि पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है टू दी सब्जेक्टेड पर्सन। बेटा क्लियर हुआ? चलिए ओके। सो आपके बुक में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं रिलेटेड विद द डायग्नोस्टिक प्रिपरेशन। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई वेदर एन इंडिविजुअल इज ससेप्टेबल और इम्यून टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। Second point,
to determine whether a useful degree of protection has been provided or not after immunization. मतलब अगर पर्टिकुलर पर्सन को इम्यून कर दिया गया है, उसे वैक्सीन दे दी गई है, तो उसमें वो डिजीज का की वजह, जब वो उसके डिजीज के कांटेक्ट में आए तो उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है. Third point, to indicate whether a particular disease is present in an individual or not. ठीक है. तो डायग्नोसिस प्रिपरेशंस कंटेनिंग बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को करने के लिए जो टेस्ट यूज किए जा रहे हैं, फर्स्ट है चिक टेस्ट टॉक्सिन, चिक कंट्रोल एंड ओल्ड ट्यूबरक्यूलिन. ठीक है. ये 3 आपके टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं अगर आपको डायग्नोस्टिक प्रिपरेशंस चेक करनी है कि पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर डिजीज के लिए ससेप्टेबल है कि नहीं है. ओके, so we will continue this diagnostic preparation in next class. Okay. Thank you, ma'am.